Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर है। आज जो मेरा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इससे पहले मैंने आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दिया। आज हम सीखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखिए बच्चों, कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन, आज करते हैं इसके ऊपर काम। जस्ट सी, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, a random variable x with parameter mu and sigma square। ये म्यू तो है बेटा इसका मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और सिग्मा स्क्वायर है वेरिएंस। इसके पास दो पैरामीटर होते हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। जैसे बाइनोमियल के पास n और p पैरामीटर थे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के पास सिर्फ लैम्डा पैरामीटर था जो कि उसका मीन था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाई पैरामीट्रिक है, इसके पास दो पैरामीटर है, मीन और वेरिएंस। It is said to follow normal distribution if its PDF is given by this large expression। देखो ये एक्सप्रेशन आपको लर्न करनी है। प्रोबेबिलिटी एट एनी x से x इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/√2π। ठीक है, सिग्मा बाहर है, स्टैंडर्ड डेविएशन, e -1/2 अंदर की एक्सप्रेशन है x माइनस म्यू बाय सिग्मा होल स्क्वायर। देखो बेटा ये x माइनस म्यू बाय सिग्मा है ना, ये तो आपको लर्न हो जाएगा क्योंकि अभी इतने सारे क्वेश्चन करोगे बार बार ये एक्सप्रेशन आएगी। बाकी की एक्सप्रेशन आपको लर्न करनी है, ठीक है ना। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला है। बच्चों डेरिवेशंस आएंगे तो इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ इतनी टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो इसलिए ज़्यादा घबराएं नहीं, इसको देखकर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ x माइनस म्यू बाय सिग्मा की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो बेटा यहाँ क्या लिखा है, x कैन लाई बिटवीन -∞ टू इन्फिनिटी। मतलब अभी तक आपने बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसके अंदर x क्या वैल्यू ले रहा था, इंटीजर वैल्यूज ले रहा था सारी, 0 1 2 3 4 ऐसी वैल्यूज ले रहा था। अब जो है x इन -∞ से इन्फिनिटी, मतलब पूरी रियल लाइन पे कोई भी वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो मतलब डेसिमल में भी वैल्यू ले सकता है। तो इसका मतलब ये क्या बना मेरा, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल और पॉइसन आपके डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि वो पूरे इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले सकता है, डेसिमल में भी वैल्यू ले सकता है, राइट। सिग्मा ग्रेटर देन 0 एंड मीन ऑल्सो लाइज बिटवीन -∞ एंड इन्फिनिटी। तो ये तो बेटा इसका PDF का फंक्शन हो गया, फॉर्मूला हो गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको डेरिवेशन के लिए यूज़ होगा, जैसे मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो, क्वार्टाइल्स निकालने हो, मोड निकालना है आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसके लिए यूज़ होगा फॉर्मूला, राइट। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखो बेटा। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया कि बाइनोमियल और पॉइसन हमारे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थे, ये हमारा कॉन्टिन्यूस है। इसमें x की वैल्यू जो है डेसिमल में भी हो सकती है। जब डिस्क्रीट था तो x की वैल्यू हमारी डेसिमल में नहीं थी, इंटीजर पॉइंट्स थे। तो यहाँ पर x जो रैंडम वेरिएबल है दैट कैन टेक वैल्यूज इन एन इंटरवल, राइट। इट हैज़ टू पैरामीटर्स, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। पैरामीटर का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको कि आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन मीन की और वेरिएंस की, म्यू और सिग्मा स्क्वायर दो चीज़ें आपके हाथ में होंगी तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। अब ग्राफ देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसा होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको अपने मन में बिठा लेना, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपने ग्राफ नहीं समझा। तो देखो इसका ऐसे बेल शेप्ड कर्व होता है, जैसी टेम्पल में बेल होती है ना, ऐसी होती है ना, तो टेम्पल बेल शेप्ड कर्व है इसका। ये है आपका मीन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेफिनेशन है ना मेन, वो क्या है कि मीन, मीडियन और मोड तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। ये बात याद रखना। तो इस पॉइंट पर मीन, मीडियन और मोड तीनों लाई करते हैं, ठीक है बेटा। देखो मीडियन है, इसका मतलब इस लाइन के, ये जो लाइन है आपकी वर्टिकल लाइन, इसके इधर 50% एरिया लेफ्ट साइड पर और इधर 50% एरिया है आपका राइट साइड के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि 50% में डिवाइड कर देता है मीडियन, मीडियन का काम है डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो एक 50% एरिया आ गया लाइन के इधर और 50% लाइन के इधर आ गया, ठीक है। मोड भी यहीं पर क्यों है, क्योंकि मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट पीक जो है इस टेम्पल बेल का,
ये जो बेल है इसका जो हाईएस्ट पीक जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर है ना, तो इसलिए मोड भी यहीं पे लाई कर रहा है, राइट। तो आपकी एक प्रॉपर्टी तो हो गई, मीन मोड और मीडियन तीनों बराबर है, ठीक। अब देखो मीन है ना, मीन में से स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करो, तो कुछ माइनस करूंगी तो इस वाली साइड पे सरक जाऊंगी मैं, ठीक है ना, नेगेटिव साइड पे आएंगे। कुछ ऐड करो, बराबर नंबर ऐड करेंगे तो बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे हम आगे की तरफ सरकेंगे, तो म्यू माइनस सिग्मा इस साइड पे हुआ, म्यू प्लस सिग्मा इधर हुआ, राइट। इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, क्लियर, ये लो, ठीक है। तो ये जो एरिया कवर हुआ मेरा म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक का जो एरिया होता है, ये कितना एरिया कवर होता है हमारा 68.27%। मतलब पूरा एरिया इस बेल के अंडर जो है, इस कर्व के नीचे जो है 100% है, जिसमें से 68.27% एरिया कवर हो जाता है म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एरिया बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा टू ए म्यू प्लस सिग्मा इज 68.27%। अगर एरिया इतना है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो ये अगर मैं लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन लाइंग बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा कितनी आ जाएगी 0.6827, क्लियर। अब देखो म्यू में से सिग्मा माइनस किया, थोड़ा सा और आगे चलो तो 2 सिग्मा माइनस कर दो और 2 सिग्मा ऐड कर दो, तो ये आएगा म्यू माइनस 2, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा तक का, ये लो, ये ठीक है। म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये थोड़ी शेप कर्व की मेरे से ठीक नहीं बनी, ऐसे होगी, राइट, क्लियर। तो अब म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा तक का एरिया, ठीक है, ये सारा एरिया जो है आपका ये कितना है 95.4%, क्लियर। ऊपर वाला जो एरिया था वो 68.27 था म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा तक। अब म्यू माइनस 2 सिग्मा से म्यू प्लस 2 सिग्मा तक का जो एरिया है बेटा ये कितना है 95.4%। तो एरिया है तो 95.4%, प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो 0.954, ठीक है। और आगे आ जाइए, तो म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल सारा एरिया, टेल्स का भी एरिया कवर होने लगा, ये कवर हो जाता है बेटा आपका 99.7% ऑफ द टोटल एरिया। ऑलमोस्ट देखो आप 99.7 मीन्स 100% एरिया कवर हो जाता है आपका म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा तक ऑन एन एवरेज, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा बेल कवर हो जाएगी आपकी। तो म्यू माइनस 3 सिग्मा से म्यू प्लस 3 सिग्मा तक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा 0.997। ये ग्राफ आपको अपने मन में बिठा लेना है, ठीक है, और ये बातें याद रखनी है, क्लियर। इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ जाता है क्वेश्चन में, और कई बार क्वेश्चन यूज में भी यूज हो जाता है फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए, क्लियर। अब देखो बेटा आगे, ये मैंने आपको बता दिया, इट इज़ अ बेल शेप्ड कर्व कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। सिंगल पीक आपने देखा जहाँ मोड लाई कर रहा है। यूनी मॉडल मीन्स वन मोड, बाई मॉडल सीरीज नहीं होती इसकी, वन मोड होता है, ठीक है, वन मोड है, एक ही पीक है इसकी। मीन मीडियन मोड ऑल आर आइडेंटिकल इन द नॉर्मल कर्व, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। The two tails of the normal distribution extends indefinitely and never touch each other on never touch the horizontal axis। देखो टेल किसको बोल रहा है, ये जो आपने ग्राफ बनाया है ना ये वाला, ठीक है, ये जो आपने ग्राफ बनाया अभी अभी ऊपर ऐसे वाला, इसके अंदर ये टेल्स होती हैं, दिस वन, राइट। मैं रेड कलर से दिखा देती हूँ आपको, दिस इज कॉल्ड टेल। ये जो टेल हैं ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ साथ होती चली जाती हैं, पर इसको कभी टच नहीं करती। एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली मतलब ऐसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चली जाएंगी, बट कभी टच नहीं करती हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। द नॉर्मल कर्व हैज 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। बच्चों ये क्वेश्चन आ जाता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ होते हैं नॉर्मल कर्व के अंदर। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या चीज़ होती है, जब कर्व का कर्वेचर चेंज हो, यानी कि कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप हो जाए या कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्लियर। अब देखो इस कर्व में ये चीज़ कहाँ होती है, मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको। ये देखिए ये कर्व था ना मेरे पास, तो आप ये देख रहे हो कि पहले यहाँ तक ये ऐसे कप की शेप बनती है। देखो कर्व ऐसा हो तो कनकेव अप, कर्व ऐसा हो तो कनकेव डाउन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो ऐसे है कॉनकेव अप, फिर यहाँ जाने के बाद ये चेंज होने लगा ऊपर इस वाले पोर्शन पे, तो इसका मतलब हो गया डाउन यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो इतने हिस्से में कनकेव अप है, फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आता है इसमें डाउन है,
तो यहाँ पर आपके दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बने, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बने। ये कौन से पॉइंट है? म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लाइज एट म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। ये बात बेटा याद रखें अच्छे से। द नॉर्मल कर्व बीइंग सिमेट्रिकल अबाउट यू, ये सब मैंने आपको समझा दिया कि किस में कितना एरिया कवर होता है, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप याद करें, ये मैंने आपको जब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का चैप्टर कराया था तब क्वेश्चन भी कराया हुआ है कि क्वार्टाइल डेविएशन जो होती है दैट इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन जो होती है आपकी 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यही तीन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कराए थे ना आपको डिस्पर्जन के चैप्टर में, तो ये रिलेशन है। लर्न करने का तरीका बताया था, देखो 2 3 4 5, 2 3 4 5 दोनों को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर दो। पहले वाला क्वार्टाइल है, दूसरे वाला मीन डेविएशन है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखें। दिस रिलेशनशिप होल्ड ओनली इन द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब देखो लोअर क्वार्टाइल Q1 का फॉर्मूला याद रख लें, दिस इज म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, ये 2/3 सिग्मा की ही वैल्यू है, ठीक है। और ये अपर क्वार्टाइल लाई करेगा आपका दिस पॉइंट पे, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर हमारा x एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर μ1 एंड σ1 स्क्वायर, और हमारा y भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर्स μ2 एंड σ2 स्क्वायर, तो अगर मुझे x प्लस वाई रैंडम वेरिएबल मिल जाए तो वो क्या करेगा, उसमें भी मीन भी ऐड हो जाएगा, इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, और वेरिएंस भी उसके ऐड हो जाएंगे। क्लियर? ये है आपके पास, राइट। एक बात और याद रखें बेटा, आप देखो मान लीजिए क्वेश्चन में लिख दे कि x इज अ रैंडम वेरिएबल विच फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस, ऐसे लिख दे n24। इसको कैसे रीड करना है? पहले वाला मीन होगा, दूसरे वाला वेरिएंस होगा। कोई बच्चा इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ना मान ले, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल होगी। तो आप याद रखें कि इसकी जो नोटेशन है उसमें दो पैरामीटर है, एक म्यू और एक सिग्मा स्क्वायर। म्यू पहले लिखा जाता है, सिग्मा स्क्वायर बाद में। तो सिग्मा स्क्वायर 4 है, तो सिग्मा की वैल्यू 2 लेंगे आप। क्लियर है? तो इस तरीके से ये नोटेशन भी आप जरूर याद रखें, राइट। अब देखो बेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना हमें एक टेबल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें डिफरेंट मीन और डिफरेंट सिग्मा स्क्वायर के लिए हमें वैल्यू चाहिए होगी, तभी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो बहुत लंबा है ना, ये 1/√2 पाई सिग्मा e माइनस 1/2। अब इसमें वैल्यू डाल डाल के बार बार सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें, ठीक है। तो अगर हम टेबल मिल जाए कि इस म्यू और इस सिग्मा स्क्वायर के ऊपर हमारी प्रोबेबिलिटी ये होती है, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर कि कितने सारे मीन हो सकते हैं, कितने सारे स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो सकते हैं। आपको पता है सिग्मा ग्रेटर देन 0 है और म्यू आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो हम कितनी सारी टेबल्स बनाएं? पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है ना। तो हमें लगा कि क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ना तो हम फॉर्मूले से इतने लंबे से सॉल्व कर सकते, टेबल बनाए तो हम कितनी टेबल बनाएं, इनफाइनाइटली मेनी बन जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया वर्ड आया, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ बेटा, ये जो आपका फॉर्मूला है ना, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा वाला, ये जो फॉर्मूला है आपके पास, इस फॉर्मूले में ये जो x माइनस म्यू बाई सिग्मा है ना, इसको z डाल दिया गया, ठीक है। और फिर देखा गया कि जो इसका मतलब इसका नाम हम z रख देते हैं, z इक्वल टू x माइनस म्यू बाई सिग्मा, ये आपने एक सब्सटीट्यूशन ली है। जब मैं इसके डेरिवेशंस कराऊंगी तो मैं हर डेरिवेशन में ये सब्सटीट्यूशन लूंगी। तो जब ये सब्सटीट्यूशन ली गई तो इसका जो मीन निकल कर आया, वो निकल कर आया मीन 0, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आई आपकी 1, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का नाम रखा गया स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्या डेफिनेशन है, अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड यूनिट, यूनिट का क्या मतलब होता है 1, यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 आ जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी 1 निकल कर आ जाए तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सॉल्व करने के लिए उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, z इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा। ऐसा करने से क्या होगा, मीन 0 बन जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 बन जाएगी।
तो अब एक मीन बन गया, एक हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन बन गई। इनके लिए सिर्फ एक ही टेबल बनाई गई अब एक पेज की, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल है वो। अब हम उस टेबल का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम थी प्रोबेबिलिटी निकालने की, वो किसने सॉल्व करी? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ने। क्यों? क्योंकि उसका मीन फिक्स हो गया, मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ गई उसकी, तो उसकी एक टेबल मिल गई, हम उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे उसको आप पहले कन्वर्ट करिए स्टैंडर्ड नॉर्मल में, और फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल यूज करके बेटा आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो मैं सिखा देती हूँ, पहले आपको प्रोबेबिलिटी ही निकालना सिखा देती हूँ। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। अभी उसने खुद ही आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व लिख के दे रखा है कि अभी ये स्टैंडर्ड नॉर्मल के ही है, इसका मतलब मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है इसकी, और आपको सीधा टेबल देखनी सिखानी है अभी, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे जिसमें खुद कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड नॉर्मल में फिर टेबल देखेंगे। तो देखो बेटा कैसे देखना है इसका, आपके पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन जेड लेस देन, ये निकालना है आपको। तो इसको टेबल से कैसे निकाला जाएगा ये देखो, पहले इसकी टेबल देख लो आप लोग एक बार, ये देखो ये इसकी टेबल है, क्लियर। इसमें सबसे पहले ये ऊपर का ग्राफ देखिए आप, एरिया अंडर दी, सबसे ऊपर क्या लिखा है? एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, क्लियर है बच्चों। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का कर्व है, इसको अपने मन में बिठा लें, ये कर्व अच्छे से आपको लर्न हो जाना चाहिए। देखो ये आपका ऐसे शेडेड रीजन बना रखा है इसने, यहाँ लिखा है 0 और यहाँ लिखा है z। यहाँ 0 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे मीन लिखा जाता है, मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं, यहाँ मीन लिखते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना है? 0, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। और यहाँ लिखा है z कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। सपोज कर लो z की वैल्यू 1.6 है, 2.3 है, कुछ भी है, ठीक है। सपोज कर लो z की वैल्यू अगर 1.6 है, तो ये ग्राफ मुझे किसका एरिया देगा? 0 से z इक्वल टू 1.6 तक का एरिया देगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी दिस, मुझे इसका आंसर मिलेगा इससे। ये याद रखना है कि 0 से आगे तक का आंसर देती है ये टेबल, क्लियर है। अब देखो 0 से 1.6 तक का एरिया, आप 0 से 1.6 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? इधर देखो z यहाँ पे लिखा है ना टेबल में, यहाँ z लिखा है, इसमें 1.6 रीड करो वर्टिकली, देखो 1.6 कहाँ आ रहा है? ये रहा मेरा 1.6, ठीक है। अब इसके सामने वैल्यू क्या लिखी है? 0.4452, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 0.4452, ठीक है। अब और देखिए, अगर मुझे निकालना होता 1.68 तो क्या करते हैं? ये देखो पहले 1.6 ढूंढते हैं यहाँ पर, और फिर 8 ढूंढोगे आप आगे, ठीक है। आगे यहाँ पे 8 कहाँ पर है? ये देखो जरा, यहाँ पे 8 यहाँ पे है, सेकेंड लास्ट नंबर पे है 8, ठीक है। तो 1.6 यहाँ पे देखा और सेकंड लास्ट नंबर ये, तो 0.4535 आपका आंसर हो जाता, क्लियर है। तो पहले तो ये बात याद हो जानी चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल है उसमें ऊपर ग्राफ देखिए, वो आपको ये बताएगा कि ये आपको कहाँ से कहाँ तक का एरिया दे रहा है। तो ये 0 से आगे तक का एरिया दे रहा है, क्लियर है। अब क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या था। देखो हमारा क्वेश्चन है 0 से 1.68 तक का एरिया दो, तो हमने अभी अभी क्वेश्चन में निकाला, हम 1.6 यहाँ से रीड करेंगे और 8 था मेरा सेकंड लास्ट नंबर ये, तो 0.4535 मेरा आंसर आ गया, क्लियर। तो मैं इसको लिख दूंगी 0.4535, क्लियर हो गई बच्चों यहाँ तक बात सब बच्चों को, ठीक है। और देखते हैं आगे, देखो अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी -0.67 से 0 तक का एरिया। देखो जरा अब कैसे निकालेंगे इस एरिया को? ये तो हमें 0 से आगे का देता है, हमें तो पीछे से 0 तक का चाहिए। ये देखो अब साइड में ना एक छोटा सा ग्राफ बनाइए अपने आप, क्लियर। यहाँ पे लिखो 0 क्योंकि यहीं पे 0 था। अब -0.67 कहाँ पर होगा? देखो 0 के इधर की साइड होगा ना, लेफ्ट साइड पे, तो -0.67 ये एरिया है, क्लियर। तो अब मुझे कौन सा एरिया चाहिए? मुझे ये एरिया चाहिए, क्लियर, ये एरिया चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टी यूज कीजिए, देखो हमें पता है ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब जैसे इतने डिस्टेंस से -0.67 है तो बराबर डिस्टेंस पर +0.67 होगा, और -0.67 से 0 तक का एरिया बराबर होगा 0 से 0.67 तक का। तो हम इसको क्या लिख लेंगे? दिस इज सेम एज दिस। तो जब भी नेगेटिव वाली साइड निकालनी हो 0 तक तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव कंसीडर कर लो, ठीक है। दोनों एरियाज बराबर होंगे, मैंने बताया ना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा लाइन के लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस है ऐसा ही लाइन के राइट साइड पे कर्व है। तो -0.67 से 0 का निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 0 से 0.67 का एरिया निकाल लेंगे। अब 0 से 0.67 का एरिया कैसे मिलेगा? ये देखो 0.67 रीड करना है तो 0.6 तो वर्टिकली रीड करोगे, अब 7 कौन सा होगा? ये वाला नंबर, ठीक है ना, ऊपर से 7 रीड किया, देखो ये वाला, इसके यहाँ से ये वाला रीड किया तो कितना आंसर आया? 0.2486। देखो 7 यहाँ से रीड किया बच्चों
और 0.6 आपने यहाँ से रीड किया। क्लियर? तो कितना आंसर आया? 0.2486। तो वैल्यू फीड कर दीजिए 0.2486। क्लियर हो गई बच्चों बात? राइट? बिना ग्राफ बनाए आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे प्रोबेबिलिटी निकल रही है। इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप ग्राफ ज़रूर बनाएं साइड में छोटा सा, ठीक है? और ज़्यादा देर नहीं लगती है इस काम को करने में, ये लर्न हो जाती है बातें 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। थर्ड क्वेश्चन देखो, -2 से 0.4। तो देखो ये कौन सा एरिया चाहिए, पहले उसको शेड करो। देखो यहाँ पे z 0 होगा, 1.4 पॉजिटिव है तो इधर की साइड पर आएगा, और -2 आपका इधर की साइड होगा। तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए? मुझे ये सारा एरिया चाहिए। क्लियर है? तो अब इस एरिया को कैसे निकालूं? देखो -2 से 0 तक का और 0 से 1.4 ऐसे ही करूंगी ना। दिस इज एरिया इक्वल टू -2 to 0 प्लस 0 to 1.4, ये चाहिए। अब देखो 0 से 1.4 तो मिल जाएगा क्योंकि टेबल देती है। अब -2 से 0 निकालना है, तो मैंने अभी भी बताया नेगेटिव से 0 तक का एरिया निकालना है तो क्या करो, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव का एरिया निकाल लो। तो -2 से 0 किसके बराबर होगा? 0 से 2 के बराबर, बाय यूजिंग द सिमेट्री ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये दोनों वैल्यूज रीड कर लो। देखो 0 से 2 तक का एरिया चाहिए टेबल में। देखो तो 2 वैल्यू यहीं पे देखोगे, 2 मीन्स 2.0, ये रहा 2.0। तो 2.0 को 0 के नीचे देखा 0.4772, तो मैंने लिख दिया 0.4772। और अब मुझे क्या चाहिए? 0 से 1.4। तो 1.4 कहाँ मिलेगा? देखो ये रहा 0 से 1.4 तक का एरिया, तो ये कितना आया? 0.4192। ठीक है, तो 0.4192 इन दोनों को बेटा ऐड कर लो, जो भी आंसर आ रहा है आपका दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो 0.8964। क्लियर? और देखिए ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है, दिस इज थर्ड पार्ट। बेटा इक्वालिटी का साइन भी हुआ इसमें, यहाँ पे सब में, तो भी यही रहेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट देखो 1.12 से 2.75, 1.12 से 2.75। क्लियर? ये निकालना है। देखो पहले इसको साइड में ड्रॉ करके ये देखो ये वैल्यूज हैं कहाँ पर। देखो ये 0 है, 1.12 यहाँ कहीं होगा, सबको पता है। ठीक है, 2.75 और थोड़ा सा आगे होगा ये, तो मेरा ये शेडेड पोर्शन है। अब खुद सोचो, मुझे तो ग्राफ जो है 0 से आगे तक का आंसर देता है, पर मुझे तो अब ये दो पॉजिटिव नंबर के बीच का चाहिए। तो देखो क्या होगा, अगर मैं 0 से 2.75 तक के एरिया में से 0 से 1.12 तक का माइनस कर दूँ तो ये एरिया आ जाएगा। दोबारा से सुन लीजिए, मैंने क्या किया, 0 से 2.75 तक के एरिया में से 0.12 माइनस कर दिया। यहाँ देखें, दोबारा से कर, ये देखो मुझे ये एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस सारे में से इतना राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला एरिया माइनस कर दूंगी तो मेरा राइट का आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया बेटा, 0 से 1.12 ले लिया, सॉरी पहले बड़े वाला लेंगे क्योंकि माइनस करना है ना। तो 2.75 तक के एरिया में से मैं माइनस कर दूंगी 1.12 तक का एरिया। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में सबको? सब देख लो ना, यहीं पे देखो z इक्वल टू 0 यहाँ है, 1.12 यहाँ है आपका। ठीक है, और z इक्वल टू 2.75 यहाँ है। इतने में से इतना माइनस कर दोगे तो बाकी का बचा हुआ पोर्शन कौन सा होगा, 1.12 से 2.75। तो 2.75 तक का एरिया टेबल से रीड करो। देखो 2.75 है तो 2.7 तो यहाँ रीड करेंगे, और 5 रीड करना है तो ये 0 1 2 3 4 5 ये वाली वैल्यू 0.4970 ऊपर से दिखा देती हूँ आपको। ये देखो ये है ना 5 वाली, इसके नीचे की वैल्यू रीड कर दी। क्लियर? तो ये मेरी आ गई 0.4970। ठीक, तो मैंने लिखा 0.4970। अब मुझे चाहिए 1.12, तो 1.1 तो बेटा देखो क्वेश्चन में यहाँ पे है, और 2 मेरा कहाँ पर है, ये देखो ये रहा, दिस इज अंडर 2। 2 के नीचे देखा तो 0.3686, तो 0.3686। बच्चों मान लीजिए डेसिमल के बाद 3-4 डिजिट हो तो क्या करो, राउंड ऑफ करके 2 डिजिट तक ले आओ। क्लियर? तो उसका जैसे मान लो 1.127 होता तो मैं 1.13 कर देती उसको, और फिर 1.3 को देख लेती। क्लियर है? तो ये बेटा मेरा माइनस कर लेना आप, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.1284। क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द एरिया बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर? अब देखिए ये वाला प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 2। अब आपको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 2। मैं हर तरीके का एक एक पार्ट करा दूंगी, आपको वैसे भी लर्न हो जाएगा। देखो z ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब हुआ, यहाँ 0 है यहाँ पे 2 है, तो आपको ग्रेटर देन 2 मतलब
ये वाला सारा एरिया निकालना है, पूरा टेल के अंदर पूरा कवर होता हुआ आपको सारा एरिया कवर करना है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 2 का एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा? अब देखो, याद रखें कि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इज टोटल 1, तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो लाइन के इस साइड पर, वर्टिकल लाइन के राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर, दोनों तरफ कितना कितना एरिया कवर हो जाएगा हमारा? 0.5 तो आप समझ लीजिए ये जो मेरी लाइन है, इस लाइन के इधर सारा एरिया 0.5 है, ठीक है। तो अगर मैं 0.5 में से ये जो ब्लैंक पोर्शन है यहाँ वाला, दिस ब्लैंक पोर्शन माइनस कर दूं, तो बाकी का बचा हुआ एरिया आ जाएगा जो टेल की साइड पर है। तो अगर ग्रेटर देन का आंसर निकालना है तो आप क्या करेंगे? 0.5 माइनस कहाँ तक का आंसर ले लेंगे? 0 से 2 तक का। क्लियर? तो 0.5 माइनस 2 तक का एरिया हमने अभी निकाला भी था, है ना। चलो यहाँ ये 0.4772, ये टेबल से देख लिया, तो हमारा क्या आंसर आ गया? 0.4772 माइनस कर देंगे 0.5 में से, तो ये बेटा मेरा कितना एरिया आ जाएगा? 0.022, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, हमारे को क्या निकालना है? -2 से 2, देखो प्रोबेबिलिटी -2 से 2 तक का एरिया। आप देखो, थोड़ा क्लीन कर लूँ मैं इसको एक बारी बच्चों, दो बारी इस वीडियो को स्टार्टिंग का पोर्शन सुन लेंगे तो एरिया सारे निकालने आ जाएंगे और याद भी हो जाएगा सारा, ठीक है। तो 2-3 बार रिपीट कर लेना ताकि लर्न हो जाए अच्छे से। देखो, -2 यहाँ होगा और 2 यहाँ होगा। पहले तो जो रीजन निकालना है ना उसको शेड जरूर कर लो ताकि समझ आए कि एरिया कितना निकालना है। देखो, यहाँ से ये सारा रीजन आपको निकालना है, ठीक है। आप खुद सोचिए, ये -2 से 2 का एरिया क्या है? -2 से 0 और 0 से 2, यही है। तो मैंने इसको क्या लिख लिया? दिस इज इक्वल टू -2 to 0 प्लस 0 से 2। क्लियर है? अब खुद सोचो, -2 से 0 किसके बराबर होगा? बाय सिमेट्री इट इज इक्वल टू 0 to 2। मैंने तो वैसे ही बताया, नेगेटिव से 0 तक जाना हो तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव पार्ट ले लो, तो मैंने इसको लिख दिया ये। क्लियर? अब देखो ये क्या आ गया? 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी 0 to 2, ठीक है। अब 0 to 2 का आंसर हमें पता है कितना था? 0.4772। तो 2 इंटू 0.4772, ये 0 से आगे तक का आंसर टेबल से निकालना। क्लियर? तो ये आंसर आ जाएगा 0.9544। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। एक पोर्शन रह गया, मैं थोड़ा सा वो भी बता दूं आपको। मान लीजिए आपको निकालना होता -1.15 से 0 तक का एरिया। अच्छा, ये तो हो गया कवर। नहीं, माइनस इन्फिनिटी से z लेस देन 2 निकालना हो, सपोज -2। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, ये देखो यहाँ पे होगा मेरा -2, लेस देन -2 मतलब मुझे ये वाली टेल निकालनी है, राइट। दिस वन जो मैंने शेड किया है, सब बच्चे देख रहे हैं जो पोर्शन मैंने शेड किया है, ये वाला रीजन निकालना है। -2 लेस देन -2 है, तो क्या करोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव पार्ट ले लोगे। हमेशा नेगेटिव का आंसर निकालना है। तो देखो यहाँ पे 2 है ना, दिस एरिया इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव टेल एरिया, ठीक है। टेल जो है इसकी उस साइड का एरिया, तो ये z ग्रेटर देन 2 की तरह ही होगा, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव एरिया निकालना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एरिया ले लो। तो ये क्योंकि सिमेट्री है, पॉजिटिव एरिया है। अब z ग्रेटर देन 2 कैसे मिला था मुझे? 0.5 माइनस z लेस देन 2, 0 से 2। क्लियर? तो ये आ गया 0.5 माइनस 0.4772। क्लियर? तो लेस देन -2 का आंसर निकालना हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव पार्ट निकाल लिया। क्लियर? तो बच्चों इस तरीके से टेबल देखनी आनी चाहिए आपको। पहले टेबल अच्छे से देखनी आएगी, तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। अब आगे देखिए, द प्रोजेक्ट यील्ड्स एन एवरेज कैश फ्लो ऑफ ₹550 lakhs एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एवरेज वर्ड आ रहा है, एवरेज कैश फ्लो, तो इसका मतलब मीन कितना हो गया? 550। स्टैंडर्ड डेविएशन 110, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी 110। क्लियर? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज एज्यूमिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में उसने लिख दिया कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अभी तक तो मैंने आपको 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन कराए हैं, पॉइजन का और बाइनोमियल का। बाई चांस ना लिखता तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते थे कि बेटा देखो कैश फ्लो है तो ये रुपीस की टर्म्स है, रुपीस का आंसर बेटा डेसिमल में भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए डिस्क्रीट और पॉइजन तो दोनों के दोनों इंटीजर वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू है आपके पास, कैश फ्लो की बात हो रही है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अदरवाइज ऑल्सो इस टाइप के क्वेश्चंस में लिखा हुआ होता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। आपको निकालना है कैश फ्लो विल बी ग्रेटर देन मोर देन 675 lakhs, यानी कि मैंने एक्स रैंडम वेरिएबल मान लिया कैश फ्लो, ठीक है, जो भी आपका कैश फ्लो की बात हो रही है।
तो मेरा कैश फ्लो शुड बी ग्रेटर देन 675 लैक्स, तो मैंने कैश फ्लो इन लैक्स माना हुआ है। एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विच इज अ कैश फ्लो इन लैक्स। तो मेरे को क्या निकालना है बेटा, प्रोबेबिलिटी मोर देन जो है 675, यानी कि x ग्रेटर देन 675 निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो आपको करना क्या होता है नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए, ये फॉर्मूला है z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो आप क्या करो, पहले इसमें से म्यू माइनस कर लो और सिग्मा डिवाइड कर लो। ठीक है, दोनों साइड इनइक्वालिटी के, 675 माइनस म्यू बाय सिग्मा। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ये x माइनस म्यू बाय सिग्मा की जगह तो लिखो z ग्रेटर देन, अब देखो 675 माइनस मीन कितना था आपका 550 और सिग्मा कितना था 110। ठीक है, ये वैल्यू डाल दो कैलकुलेटर से, इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर दो। ये वैल्यूज जो आ रही हैं ये आ रहा है आपका 1.14। ठीक है, अब ये आपको पता है टेबल से मुझे कैसे देखना है, मैंने ऊपर सिखा दिया। देखो मुझे कैसे चाहिए एरिया, देखो 0 यहाँ है, 1.14 यहाँ पर है, z ग्रेटर देन 1.14 यानी कि मुझे ये एरिया चाहिए। कैसे मिलेगा बताओ, मैंने बताया था कि लाइन के इधर कितना एरिया 0.5, तो 0.5 माइनस कहाँ से कहाँ तक का एरिया माइनस करोगे, 0 से 1.14 तक का, और 0 से 1.14 कहाँ से मिलता है, टेबल से। तो 1.14 देखो 1.1 ये रहा, 0 1 2 3 4 ये रहा 0.3729। ठीक है, तो मैंने माइनस कर दिया 0.3729। बच्चों प्रोबेबिलिटी है, नेगेटिव आंसर कभी नहीं आएगा, इन बातों का, छोटी छोटी बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये आंसर बेटा आपका आ रहा है 0.1271। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर, नेक्स्ट देखो बेटा, कैश फ्लो विल बी लेस देन 450। तो कैश फ्लो मीन्स x, लेस देन मतलब लेस का साइन लगाइए, 450 मतलब मुझे ये निकालना है। ठीक है बेटा, देखो अब ये आंसर निकालने के लिए फिर से आपको इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको तरीका बता देती हूँ, देखो साइड में लिख लिया करो z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, इसमें वैल्यू डालो, x की वैल्यू डाली 450 माइनस मीन था आपका 550 है ना, और सिग्मा था आपका 110, इस वैल्यू को सॉल्व कर लो। क्लियर, तो ये वैल्यू बेटा आपकी आ रही है -0.91 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो प्रोबेबिलिटी, x की जगह लिख दो z। ठीक है, लेस देन -0.91। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा लिखना। अब इस कर्व को निकालना है, तो देखो ये कैसे निकलेगा, इधर देखो, पहले हमेशा साइड में छोटा सा ग्राफ आपको रफ में बनाना ही पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये z इक्वल टू 0 माइनस 0.91 यहाँ कहीं होगा, और z लेस देन मतलब ये वाली टेल आपको निकालनी है जो मैंने शेड की है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव पार्ट ये वाला। ठीक है, दिस इज इक्वल टू बाय सिमेट्री, ये बाय सिमेट्री कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव पार्ट के बराबर है अपनी। ठीक है, दिस एरिया इज इक्वल टू दिस, तो ये किसके बराबर हो गया, z 0 लेस देन -9.1 इज ग्रेटर देन, ये आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इतने ही बराबर डिस्टेंस से 0.91 होगा ना, उधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव नंबर जरूर होगा 0 के इधर, तो ग्रेटर देन 0.91। और ये एरिया कैसे मिलता है मुझे, 0.5 माइनस 0 से 0.91 तक का एरिया, क्योंकि वर्टिकल साइड के एक साइड पे 0.5 तो दूसरे साइड पे भी 0.5, और क्यों है 0.5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है, तो आधी प्रोबेबिलिटी लाइन के राइट साइड पे और आधी प्रोबेबिलिटी वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड पर। तो बेटा यहाँ पे देखो 0.91 की वैल्यू आप टेबल से रीड करो, देखो 0.91 है, 0.9 तो मेरा ये रहा, 1 कितना है ये रहा। ठीक है, तो 0.3186, तो 0.3186 इसको बेटा सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0.1814। कैलकुलेटर लेके बैठा करो बेटा जब पढ़ते हो। क्लियर, ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है कैश फ्लो विल बी बिटवीन 425 एंड 750। तो 425 और 750 के बीच का आंसर चाहिए, 425 एंड 750। क्लियर, ये चाहिए, तो पहले इनके स्टैंडर्ड नॉर्मल निकालो। देखो z होता है x माइनस म्यू बाय सिग्मा, फॉर्मूला लिखा स्टैंडर्ड नॉर्मल का, वैल्यू डालो, x को डाला 425 माइनस मीन दे रखा है 550, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी है 110। इसको बेटा आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपको वैल्यू देगा -1.14। ऐसे ही z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा में x को डाला 750 माइनस मीन डाला 550 अपॉन 110, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 1.82। तो ये आपको मिला कॉरेस्पॉन्डिंगली फॉर्मूला दिस वन।
ठीक है, जब भी स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करो x को z लिख दो और बाकी की दोनों वैल्यूज जो कैलकुलेट करके आ रही हैं वो है। अब देखो बेटा ये एरिया आपका क्या होगा, देखो इधर सब बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे होगा नेगेटिव नंबर -1.14, ये 0 है और 1.82 आपके पास ये है। आपको ये सारा एरिया चाहिए, क्लियर। तो दिस एरिया इज इक्वल टू, ये देखो ये एरिया किसके बराबर होगा, -1.14 से 0 तक और 0 से 1.82 तक, यही मतलब है ना। ये दोनों एरियाज ऐड कर दूं, देखो दिस वन प्लस दिस वन, ठीक है। अब 0 तक का एरिया निकालना हो, माइनस नेगेटिव साइड से 0 तक का एरिया निकालना हो तो दैट इज इक्वल टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव पार्ट, ये मैंने ऊपर सिखाया, ठीक, बाय सिमेट्री। अब 1.14 तक का एरिया रीड कर लो और 1.82 तक का, तो 1.14 देखो 1.1 ये रहा मेरा, दिस वन, this is my 1.14, 0 1 2 0 1 2 3 4 0.3729, ठीक है, 0.3729 और 1.82, तो 1.8 यहाँ पे मेजर करो तो 0 1 और 2 0.4656, ठीक है, 0.4656, क्लियर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.8385। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है। तो मेरा इस वाले पार्ट का थर्ड पार्ट का आंसर इस तरीके से निकल गया, क्लियर। और देखते हैं बेटा क्वेश्चंस, देखो द मीडियन एंड द लोअर क्वार्टाइल ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन का क्या मतलब है, अब देखो मीन मीडियन मोड तीनों चीजें बराबर है, तो जितना मीडियन है उतना ही मीन हो गया, तो मेरा मीन तो आ गया क्वेश्चन का 89, क्लियर। और क्या दिया हुआ, लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1, तो Q1 मेरे को कितना दिया हुआ है 75.5। आपको क्या निकालना है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, क्लियर। अब आगे देखो जरा आप क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व होगा आपका। देखिए ये आपके पास लोअर क्वार्टाइल जो होता है लाइज ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ मीडियन होता है, मतलब मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वैल्यू टेबल में कहाँ होनी चाहिए, लेफ्ट साइड ऑफ द मीडियन होता है। देखो आपको पता है कि ये अगर मेरा मीन मीडियन और मोड तीनों चीज़ें यहाँ पर हैं, तो लोअर क्वार्टाइल मेरा यहाँ होगा, क्योंकि क्वार्टाइल पहले आता है लोअर, फिर मीडियन आता है और फिर अपर क्वार्टाइल आता है, तो लोअर क्वार्टाइल मेरा यहाँ पर होगा, क्लियर है, लेफ्ट साइड ऑफ द मीडियन पे होगा। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के अंदर भी लोअर क्वार्टाइल आपका यहीं पे होगा। तो आप देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, Q1 नेगेटिव होना चाहिए, देयरफॉर Q1 इज नेगेटिव इन द कर्व ऑफ इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो Z0 है आपका जो मीन है, ठीक है ना। अगर इधर की यहाँ पे Z इक्वल टू 0 है तो Q1 यहाँ लाई कर रहा होगा, ठीक है, तो नेगेटिव साइड पे होगा, तो मेरी प्रोबेबिलिटी Z लेस देन माइनस Q1 किसके बराबर आ जाएगी। अब आपको पता है कि Q1 है आपके पास, क्वार्टाइल है तो ये 1/4 एरिया लेता है, मीन है तो 50% एरिया लेगा और अपर क्वार्टाइल है तो 75% एरिया लेगा, तो Z लेस देन माइनस Q1 आपके पास कितना आ गया बेटा 0.25। क्यों, क्योंकि क्वार्टाइल 1 जो है वो 25% एरिया लेता है, ठीक है, मीडियन होता तो 50% और क्वार्टाइल 3 होता, अपर क्वार्टाइल होता तो 75%। तो ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। अब Z लेस देन माइनस Q1 का क्या मतलब है, देखो ये यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे माइनस Q1 है, Z लेस देन माइनस Q1 मतलब ये, दिस इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव पार्ट, तो इट इज ग्रेटर सेम एज Z ग्रेटर देन Q1, ठीक है, बाय सिमेट्री। ऐसे ही सॉल्व करते हो ना, नेगेटिव साइड वाला एरिया कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, तो Z ग्रेटर देन Q1 कैसे निकलता है, 0.5 माइनस 0 Q1, जैसे सॉल्व करते हैं हम, यही सिखाया था आपको अभी। तो इसको सॉल्व कर लो, 0.5 माइनस 0.25 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन Z लेस देन Q1, इसको माइनस किया तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो बेटा 0.25 प्रोबेबिलिटी मिल गई, किसकी प्रोबेबिलिटी है ये नहीं पता, Q1 क्या है ये नहीं पता, पर हमें ये पता चल गया कि एरिया 0.25 है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे रीड होंगे, देखो 0.25 इस टेबल के अंदर रीड करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो अंदर लिखी है ना टेबल के, 0.25 रीड करो कहाँ पर है, थोड़ा सा साफ कर दूं मैं इसको, ये देखो 0.25 टेबल के अंदर रीड कीजिए कि कहाँ पर है, इसका क्या मीनिंग है। देखो 0.25
ये 8 आ गया 0.2517, दिस इज 0.2517, यहाँ पर आ रहा है आपका 0.25, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है देखो आपका, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू, इधर से लिया 0.6 और ऊपर से लिया 0.8, तो 0.68 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो Q1 कितना आ जाएगा मेरा 0.68। देखो अगर मैं Q1 की जगह 0.68 लिख दूं और आप इसको टेबल से ढूंढोगे तो वैल्यू आपको 0.2541 मिल जाएगी, या जो 2514 जो भी कुछ मिल रही थी, ठीक है बेटा। तो मेरा Q1 क्या निकल कर आ गया 0.68, क्लियर है। तो ये हो गया मेरा क्वार्टाइल, क्लियर यहाँ तक। तो अब देखो बेटा, हम पहले निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कॉरस्पॉन्डिंग टू, हमें क्या दे रखा था, Q1 की वैल्यू दे रखी थी, क्वार्टाइल 1 की वैल्यू दे रखी है मीडियन एंड लोअर क्वार्ट 75.5। देखो ज़रा इसमें हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, यहाँ से देखो Z एक होता है x माइनस म्यू बाय सिग्मा, तो x को डाला 75.5 माइनस मीन कितना दे रखा है हमारे को क्वेश्चन में 89 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे नहीं मालूम, क्लियर। तो दिस इज माइनस 13.5 बाय सिग्मा। अब एक Q1 की वैल्यू यहाँ से ये आ गई और एक Q1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से ये आ गई, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो बेटा, माइनस 13.5 सिग्मा इक्वल टू 0.68, क्लियर है यहाँ तक। तो ये मेरे पास बेटा कितनी आ जाएगी वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस सॉरी माइनस साइन के साथ ही आएगी ये भी, क्योंकि हमारा Q1 क्या है नेगेटिव लिया हुआ है हमने, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट ऐसे है ना हमारे पास, ये लेफ्ट साइड पे है Q1, यहाँ पे तो माइनस Q1, या इसको कॉरस्पॉन्डिंग Z1 वैल्यू लिख लिया करो तो भी क्लियर हो जाती है बात, राइट। तो हमारे पास आ गई सिग्मा इक्वल टू 13.5 अपॉन 0.68, माइनस साइन है कट जाएंगे आपस में, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा मेरे पास आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू 20, क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा कई बार क्वेश्चन में वो Z वैल्यू दे देते हैं आपको निकाल कर, और आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी होती है उसकी। तो इस तरीके से हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अब इस लेक्चर को तो मैं यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर एक और बनाऊंगी, उसके अंदर मैं आपको इसके और एग्जाम्पल सॉल्व करा दूंगी ताकि आपकी अच्छे से कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।